क्योंकि रेनॉल्ट ने जिस कार से इंडिया में एंट्री ली थी एक टाइम पर, वो कार अब इंडिया में वापस आ गई है। जो रेनॉल्ट डस्टर है, क्या रेनॉल्ट डस्टर वाकई में इंडियन लोगों को पसंद आएगी? रेनॉल्ट ने जो सबसे बड़ा काम करा है, इसके इंजन ऑप्शंस। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस दिए हैं। एक है 1 लीटर का टर्बो इंजन जो अराउंड 100 पीएस की पावर देगा और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और एक दूसरा इंजन जो करीब 1.3 लीटर का होगा, वो भी टर्बो चार्ज इंजन होगा और वो देगा 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 160 पीएस की पावर। थर्ड इंजन ऑप्शन आता है इनका हाइब्रिड इंजन जो 1.8 लीटर का इंजन होगा, पूरी तरह से मार्केट को हिला देगा। और जितने भी कंपटीटर्स हैं, आज जो होंडा एलिवेट को लेके बैठा हुआ है, लेकिन वो हाइब्रिड को लॉन्च नहीं कर रहा, दे विल रिग्रेट कि उन्होंने हाइब्रिड में एलिवेट को क्यों नहीं लॉन्च किया। क्योंकि इंडिया में आज की डेट में बात करें, मल्टी फ्यूल टेक्नोलॉजी चल रही है। हम पेट्रोल इंजन पे कार चला रहे हैं, हम सीएनजी पे कार चला रहे हैं, हम डीजल पे कार चला रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कब तक चल पाएंगे। क्योंकि डीजल आज के डेट में जिस तरह से सिनेरियोज बन रहे हैं, आगे आने वाले कुछ सालों तक का ही वो मेहमान रह गया है। क्योंकि डीजल की अगर लाइफ होती और आगे डीजल का फ्यूचर होता, तो महिंद्रा को अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्कॉर्पियो पेट्रोल में और एक्सयूवी पेट्रोल में लॉन्च करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और थर्ड है ईवीज। तो पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, ईवी, इतने सारे फ्यूल ऑप्शन होने के बाद हमें हाइब्रिड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम डीजल को हटा रहे हैं धीरे धीरे करके। जो डीजल ज्यादा माइलेज देता है, ज्यादा पावर देता है, हम सीएनजी चलाते हैं तो सीएनजी में माइलेज तो मिलती है, लेकिन वो कंफर्ट चला जाता है, वो इंजन की स्मूथनेस चली जाती है, वो बूट स्पेस चला जाता है। और सीएनजी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ईवीज के साथ ये चैलेंजेस है कि आपको चार्जर ही नहीं मिलेंगे। अब आप शायद बहुत से लोग ये कहेंगे कि चार्जर है, आप जाके देखिए, बट उसमें वर्किंग कितने हैं? आपकी ऐप ने लोकेट तो कर दिया आपके पास यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके चार्जर है। जब आप 4 किलोमीटर दूर जाते हैं, आपको क्या लगता है वो चार्जर आपको फ्री मिलेगा? और फ्री तो छोड़िए, क्या वो वहाँ पे वर्किंग भी होगा या नहीं होगा? आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो लोग कार ले लेते हैं, कार लेकर हिल्स पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए, घूमना चाहिए, करना चाहिए, कार लेते क्यों है बेसिकली। और ये आपको पता ही होगा कि ज्यादातर हिल्स में चार्जर्स अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स द रीजन। क्या ऑप्शन है? हाइब्रिड इज द ऑप्शन। तो अब रेनॉल्ट हाइब्रिड लेके आ रहा है, लेट्स सी। अब हाइब्रिड के प्राइसेस और हाइब्रिड की बाकी डिटेल्स ये दिवाली के आसपास ही लॉन्च करेंगे। अभी हाइब्रिड इंजन आएगा तो दिवाली के आसपास ही आएगा, और बाकी इसके प्राइसेस जितने भी हैं ये मिड ऑफ अप्रैल में लॉन्च करेंगे। अब ये चीज तो क्लियर है, डस्टर या तो पूरी मार्केट को हिलाएगी या फिर कंपटीशन से उनका कुछ शेयर जरूर खाएगी, लेकिन ये फ्लॉप प्रोडक्ट होना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ इसमें 4x4 नहीं आया, मैं मानता हूँ इसमें डीजल नहीं आया। 4x4 आ जाता तो शायद एक कुछ और हाइप बन जाती, लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सिर्फ हाइप ही बनती। वरना 4x4 लेने वाले लोग कितने हैं? अगर कोई कंपनी ये प्रेडिक्ट करती है कि अगर मैं डस्टर जैसे लेजेंडरी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली हूँ, और इसे लॉन्च करने के बाद एटलीस्ट हर महीने मैं 3000 कार बेचना चाहता हूँ या 2000 कार्स बेचना चाहता हूँ, और साल के 24,000 या 25,000 कार बेचना चाहता हूँ, उसमें से व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दैट 25,000 वुड बी 4x4? कितने लोग लेंगे 4x4? अगर वो 25,000 में से 500 कार 4x4 है, तो क्यों कोई भी कंपनी अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करेगी कि वो इतनी छोटी क्वांटिटी को, इतने कम कस्टमर को कैटर करने के लिए एक बड़ी लाइन लगाए या फिर बड़ी लाइन में पूरे मॉडिफिकेशंस करे? तो इसलिए मेरे ख्याल से डस्टर मूव तो करेगी, ये कार फुटफॉल तो बढ़ाएगी रेनॉल्ट के शोरूम पे। अब ये देखना पड़ेगा क्या रेनॉल्ट उसे कैपिटलाइज कर पाता है, और इसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट का क्या होगा। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस सेगमेंट का लीडर जो रहा है वो क्रेटा रही है, बाकी की कार्स भी लाइन में है। ग्रैंड विटारा बहुत अच्छा कर रही है, विक्टोरिस से जितनी एक्सपेक्टेशन थी शायद वो उतना नहीं कर पा रही, लेकिन एक कार और है पीछे, होंडा एलिवेट, जो और भी बहुत कुछ डिजर्व करती थी लेकिन नहीं करी, और उसके पीछे खुद होंडा ही है। होंडा ने अपने प्रोडक्ट्स को इतना प्रेजेंटेबल बनाया ही नहीं है, उन्होंने मार्केटिंग ही नहीं करी। और दूसरी चीज, जो गलती होंडा ने करी है, मैं इस बात के लिए रेनॉल्ट को दाद दूंगा कि उन्होंने वो गलती नहीं की। होंडा सिर्फ और सिर्फ एक इंजन दे के बैठ गया कि हम तो केवल 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देंगे होंडा एलिवेट में, अब जिसको लेनी है ले लो। अब भाई साहब वो माइलेज ही देता है 10 की या 12 की या 13 की। अब आप मुझे बताओ, ना तो उसमें कोई हाइब्रिड देते हैं, ना उसमें डिफरेंट इंजन ऑप्शंस देते हैं, उसमें टर्बो नहीं देते। आज की डेट में रेनॉल्ट टर्बो इंजन दे रही है, आज की डेट में वॉक्सवैगन टर्बो इंजन दे रही है, स्कोडा टर्बो इंजन दे रही है, टाटा टर्बो इंजन दे रही है, महिंद्रा टर्बो इंजन दे रही है, हुंडई टर्बो इंजन दे रही है। क्या हो गया होंडा को? तो कुल मिला के बात यह है, जितने भी आपको कंपटीटर्स मार्केट में लग रहे हैं कि डस्टर के सामने हैं, हुंडई क्रेटा, ग्रैंड विटारा,
एक्चुअल में वो कंपिटिटर्स नहीं है। डस्टर बहुत जगह पर ऑलरेडी उनसे आगे है। आप इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कह लीजिए, रेनॉल्ट ने ध्यान रखा गया कि इंडियन कस्टमर्स को फीचर रिच कार चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो चाहे कभी जिंदगी में अपनी सनरूफ ना खोलें, लेकिन उनको सनरूफ पैनोरामिक वाली ही चाहिए। चाहे उनको जरूरत हो ही ना, चाहे उनकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो या ना हो, पर उनको 360 डिग्री कैमरा चाहिए। तो इन सब बातों का रेनॉल्ट ने ध्यान रखा है, एंड दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि ये रेनॉल्ट डस्टर बिकेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर से अपने सेगमेंट का किंग बन जाएगी, ये क्रेटा को पीछे छोड़ देगी, हाँ, बट ये डिसेंट नंबर लेके आएगी। ये रेनॉल्ट के शोरूम पे फुटफॉल बढ़ाएगी, और अब ये देखा जाएगा कि इनकी प्राइसिंग क्या होती है, जो मिड ऑफ अप्रैल में पता चलेगा। बाकी मैं तो यही कहूंगा, आप जो भी कार लें सोच समझ के लें। अभी जितनी भी हाइप बनी है, कुछ टाइम पहले टाटा सियारा की भी हाइप बनी थी, और आपने देखा भी होगा अभी एकदम से लोग टाटा सियारा के बाद दूसरी कार पर स्विच कर दी अपने टेंशन को। तो ये एक हीट ऑफ मूवमेंट होती है, तो आप हीट ऑफ मूवमेंट में आके अपना डिसीजन ना बनाएं। आज डस्टर हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि कल जाके डस्टर बुक ही करिए। कुछ दिन पहले टाटा सियारा हो रही थी, तो ऐसा नहीं कि टाटा सियारा बुक करिए। आप पहले प्रोडक्ट को मार्केट में आने दो, कुछ बिकने दो, देखने दो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, या अगर मैं भी किसी कार के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार अच्छी ही होगी। इसका मतलब ये है कि जो कार मार्केट में परफॉर्म कर रही है, उसके अकॉर्डिंग, उसके सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो वीडियोस में बताया जा रहा है, आप उसको कंसीडर कीजिए। आप ये मत कंसीडर कीजिए कि आज की डेट में टाटा सियारा की खूब धूम मच रही है, खूब हर कोई उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, तो वो कार अच्छी ही होगी। आप ये देखिए टाटा का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है कस्टमर्स को लेकर। आप ये देखिए टाटा की जितनी कार्स आती हैं, उन कार्स में जैसे टाटा पंच लॉन्च हुई या फिर टाटा सफारी लॉन्च हुई, तो जितनी सफारी बिकी है उनमें ऐसे कितने केसेस आपको सुनने के लिए मिले जिसमें से कस्टमर्स को डिफेक्टिव कार्स मिली हैं, या फिर ऐसे कितने केसेस आपको सुनने के लिए मिले जिसमें एक सर्टेन टाइम के अंदर ही कार्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो चेक द रिलायबिलिटी, आप डेटा एनालिसिस कीजिए, और उसी चीज को देखते हुए हम वीडियो बनाते हैं, और उसी चीज को देखते हुए हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन करते हैं कि कार्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ये सोच के कीजिए कि मैं अब जो इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, ये कोई 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन के लिए नहीं है। मैं जो भी कार लूंगा अगले 15 साल के लिए लूंगा। आप भले ही उसे 5 साल चला के बेच दो, लेकिन आप ये इन्वेस्ट कीजिए कि हाँ, ये कार मेरे साथ रहने वाली है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को मैं झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा, इसमें सेफ्टी रेटिंग क्या है, क्या वो जरूरी है कि नहीं है। आज जो डस्टर है जिसकी बहुत तारीफ हो रही है, क्या आपको पता है वो डस्टर यूरो एन कैप में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार स्कोर कर पाई थी। क्रेटा का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो जीएन कैप में काफी कम स्कोर किया था। तो ऐसी कौन सी कार्स हैं, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए? क्या वो फ्यूल एफिशिएंसी है, क्या वो लुक्स है, क्या वो फीचर्स हैं, क्या वो सेफ्टी रेटिंग है, क्या वो कंफर्ट है? तो आप इस चीज के ऊपर एक लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से उनको टिक मार्क कीजिए। हाँ, मेरी फर्स्ट चॉइस सेफ्टी है। एक सेफ कार होना एक इंश्योरेंस की तरह होता है। अब जितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इंश्योरेंस टाइम इंटरवल के अंदर वो मर ही जाएंगे और उन्हें पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो वंस इन अ वाइल कभी ऐसा हुआ कि कोई अनसर्टेनिटी हुई और कार एक्सीडेंट हो गई, तो कम से कम ऐसी पॉसिबिलिटी तो बने कि हाँ, वो इम्पैक्ट कार के अंदर तक ना आ पाए। तो दैट्स वाई सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कार का माइलेज वो भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर आप एक अफोर्डेबल कार चाहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के पास। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अभी जितनी हाइप किसी भी नई कार की बन रही है, उसे अभी पहले ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है, और उसके बाद अपनी डिसीजन लीजिए। और डस्टर डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट कोई भी प्रोडक्ट 100% अच्छा नहीं होता। सभी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आपको रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी, आपको रिक्वायर्ड है। तो अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजन, मेक योर डिसीजन, बी सेफ, ड्राइव सेफ, एंड सी यू अगेन।